दोस्तों अप्रैल 2009 में सारे पेमेंट मैकेनिज्म को इंटीग्रेट करने के ऑब्जेक्टिव के तहत नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया। मार्च 2011 में आरबीआई ने पाया कि ऑन एन एवरेज पर ईयर इंडिया में हर इंडिविजुअल ने केवल 6 नॉन कैश ट्रांजैक्शन किए, जबकि 10 मिलियन रिटेलर्स कार्ड बेस्ड पेमेंट एक्सेप्ट करने को रेडी थे। इस डिजिटल ट्रांजैक्शन के गैप को फुलफिल करने के लिए आरबीआई ने 2012 में आने वाले 4 सालों के लिए एक विजन स्टेटमेंट रिलीज किया, जिसके तहत एक सेफ, एफिशिएंट, एक्सेसिबल, इंक्लूसिव, इंटरऑपरेबल और ऑथराइज पेमेंट सिस्टम इंडिया में डेवलप किया जाएगा। इस सिस्टम को ग्रीन इनिशिएटिव का हिस्सा होना था, जिसके तहत डोमेस्टिक पेमेंट मार्केट में पेपर के यूज को कम करने का उद्देश्य था। दोस्तों यूपीआई या यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस का डेवलपमेंट कुछ यूं हुआ। 2016 में यूपीआई को पब्लिक यूज के लिए ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया था। अपने लॉन्च होने के बाद से ही यूपीआई ने इंडिया में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा, जिससे इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट मार्केट बनकर उभरा। एसीआई वर्ल्ड वाइड और ग्लोबल डेटा के अनुसार 2020 में इंडिया ने 25.5 बिलियन यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन देखे, जो यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना से काफी ज्यादा थे। यूपीआई का सक्सेस देखते हुए दिसंबर 2019 में गूगल ने यूएस फेडरल रिजर्व बोर्ड को भी सजेशन दी कि इंडिया के यूपीआई मॉडल को सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मानते हुए भी एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट 2021 के अनुसार यूपीआई ने इंडिया को ग्लोबल लेवल पे एक वर्ल्ड लीडर की तरह खड़ा कर दिया है, जो चाइना और साउथ कोरिया जैसे देशों से आज इस डोमेन में काफी आगे निकल चुका है। दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो का मकसद इंडिया में यूपीआई की डेवलपमेंट को ट्रेस करना है, जिसके तहत हम जान सकेंगे कि कैसे इंडिया यूपीआई के जरिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम में एक रिवॉल्यूशन लाने में सक्षम हुआ है। इस डिस्कशन के माध्यम से हम यूपीआई के ग्लोबल प्रोस्पेक्ट्स पे भी चर्चा करेंगे, जिसे यूटिलाइज कर इंडिया मास्टर कार्ड और वीजा जैसे ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म्स को रिप्लेस कर सकता है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज। दोस्तों बैंकिंग सिस्टम के पास में किसी भी यूजर को अपने बैंक में पैसे डेबिट करने के इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली देने पड़ते थे। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपको अपने बैंक से पैसे निकालने हैं तो या तो आपको कोई चेक सबमिट करनी पड़ेगी या इंटरनेट बैंकिंग की मदद से बैंक के पोर्टल पे जाकर ये एक्सेस देनी पड़ेगी। इस प्रोसेस में एक नया इनोवेशन तब आया जब कोई थर्ड कंपनी आपसे ये एक्सेस कलेक्ट कर आपके बैंक अकाउंट से पैसे किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने लगी। यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस या यूपीआई के तहत ऐसे ही थर्ड पार्टी एप्स को यूजर से डेबिट इंस्ट्रक्शन कलेक्ट कर यूजर बैंक अकाउंट में सबमिट कर सकती है। इस ट्रांजैक्शन के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने एक सिक्योर्ड बैकएंड सिस्टम डेवलप किया है, जो इन ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करता है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे इत्यादि आज कस्टमर के फेवरेट पेमेंट ऐप्स बन चुके हैं, जो एनपीसीआई द्वारा डेवलप्ड यूपीआई प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। यूपीआई ने बैंक अकाउंट नंबर्स और आईएफएससी कोड्स डालने के स्टेप्स को रिमूव कर पेमेंट सिंपलर बना दिए हैं। किसी यूपीआई बेस्ड पेमेंट को करने के लिए यूजर को केवल रेसिपिएंट के वर्चुअल पेमेंट एड्रेस या वीपीए का पता होना चाहिए, जो यूजर नेम और बैंक नेम का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे XYZ@ABC बैंक। ये एक मॉडर्न मोबाइल फर्स्ट सिस्टम है जहां फिजिकल कार्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती। इंडिया जैसे कंट्रीज में जहां डिजिटल लिटरेसी की कमी है, इस तरह की सिंप्लिसिटी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बेहद जरूरी है। आपको केवल किसी थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड कर अपने बैंक अकाउंट को यूपीआई एक्सेस देना है। आप जैसे ही अपने अकाउंट को यूपीआई से लिंक करते हैं, आपका मोबाइल ऐप अब आपसे डेबिट इंस्ट्रक्शंस कलेक्ट कर आपके बैंक को डिपॉजिट कर सकता है, जिससे बिना किसी डायरेक्ट लिंक के आप अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर पाते हैं। मल्टी लेयर प्रोटेक्शन के साथ आज इस ट्रांजैक्शन सर्विस ने इंडिया में पेमेंट सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया है। दोस्तों ग्लोबली पेमेंट सिस्टम्स को बिजनेस नेचर के कारण कुछ ही कंपनीज डोमिनेट कर रही हैं। नेटवर्क इफेक्ट्स, मर्चेंट्स और कस्टमर्स जनरली केवल बड़े प्लेटफॉर्म्स की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं, जिसके कारण आज पेमेंट सेटलमेंट के इंटरनेशनल मार्केट को केवल कुछ बड़ी कंपनीज ही डोमिनेट कर रही हैं। इन सब के अगेंस्ट यूपीआई को एक ओपन और इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म की तरह डेवलप किया गया है। ओपन और इंटरऑपरेबल टर्म को इस तरह समझा जा सकता है कि आज कोई भी बैंक एनपीसीआई के सिस्टम में खुद को रजिस्टर कर अपने कस्टमर्स को यूपीआई सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। आज थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप्स की मदद से कस्टमर के पास भी कई यूपीआई ऐप्स में से अपने बेनिफिट के लिए चूज करने का ऑप्शन है। यूपीआई को उसके इंटरऑपरेबल होने के कारण पॉलिसी इनोवेशन भी कहा गया है। कई देशों में पेमेंट नेटवर्क्स के सिग्निफिकेंट ग्रोथ होने के बाद ही रेगुलेटर्स ने
इंटर ऑपरेबिलिटी के बारे में सोचा है। एग्जाम्पल के तौर पे चाइना ने अली पे और वीचैट ग्रोथ के बाद ही उन्हें वांगलियान नामक अपनी पेमेंट सिस्टम से कनेक्ट किया था, जिससे ऑनलाइन पेमेंट हो सके। दोस्तों, इंटर ऑपरेबिलिटी फीचर के साथ इंडिया में कोई भी यूजर यूपीआई में साइन इन करने के बाद यूपीआई सिस्टम के किसी दूसरे यूजर को इंस्टेंटेनियसली पैसे भेज सकता है। ये ऐसी फीचर है जो आज बहुत ही कम कंट्रीज ऑफर करता है। 3 साल पहले तक जहां एनपीसीआई के स्टेक होल्डर बैंक्स भी इस सिस्टम के डेवलपमेंट को लेकर श्योर नहीं थे, वहीं यूपीआई के ग्रोथ ने इस सबको सरप्राइज देते हुए ये प्रूव कर दिया था कि इंडिया भी अपने बलबूते पर एक वर्ल्ड क्लास पेमेंट स्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है। दोस्तों, यूपीआई का डेवलपमेंट इंडिया के फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के लिए एक ब्रेकआउट मूवमेंट प्रूव हो सकता है। एशिया की बात करें तो आज एनपीसीआई म्यांमार में भी एक रियल टाइम रिटेल पेमेंट सेटलमेंट को सेटअप करने के प्रयास कर रहा है। एनपीसीआई इंटरनेशनल और यूएस बेस्ड फिनटेक कंपनी यूरोनेट ने रिसेंटली सेंट्रल बैंक ऑफ म्यांमार को अपनी एक जॉइंट बिड सबमिट करते हुए म्यांमार में एक रिटेल पेमेंट सिस्टम डेवलप करने का ऑफर दिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ म्यांमार, जिसे वर्ल्ड बैंक से इस प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट मिला, एनपीसीआई इसकी मदद से यूपीआई को इंटरनेशनल लेवल पे जाने के प्लान में है। यदि ये प्रोजेक्ट एनपीसीआई को मिलता है तो ये मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के लिए एक बड़ी जीत साबित हो सकती है। इसके अलावा यूपीआई ने इंडिया को फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की फील्ड में दूसरे सभी देशों से काफी आगे लाकर खड़ा कर दिया है। जहां एक और यूएस और यूरोपियन यूनियन जैसे डेवलप्ड रीजन्स आज भी कार्ड पेमेंट और चेक्स जैसे ट्रेडिशनल मेथड फंड ट्रांसफर के लिए यूज कर रहे हैं, वहीं इंडिया यूपीआई की मदद से मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम में अपनी पहचान बना चुका है। इस फील्ड में चाइना ने भी अली पे और वीचैट जैसे पोर्टल्स डेवलप किए हैं, लेकिन ये इंडिया के यूपीआई जितना सेफ और फ्रेंडली नहीं है। लेकिन दोस्तों, एनपीसीआई इंटरनेशनल और यूरोनेट बिड जहां एक और रिटेल पेमेंट सिस्टम में यूपीआई को इंटरनेशनलाइज करना चाह रहे हैं, वहीं ग्लोबल पेमेंट जायंट्स जैसे मास्टर कार्ड और वीजा इसे चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। म्यांमार प्रोजेक्ट के लिए इन कंपनीज ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है। उधर यूएसए में भी यूपीआई से कम्पीट करने के लिए गूगल ने यूएस फेडरल रिजर्व बोर्ड को एक लेटर लिखते हुए यूपीआई का हवाला दिया, जिसकी इंडिया में सक्सेस देखते हुए उन्हें यूएस में भी सिमिलर प्लेटफॉर्म डेवलप करने की जरूरत बताई है। गूगल ने ये लेटर यूएस के फेडनाउ के कॉन्टेक्स्ट में लिखा था, जिसे यूएस में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के लिए डेवलप किया गया है। गूगल ने बताया कि यूपीआई एक इंटर बैंक ट्रांसफर सिस्टम है जो रियल टाइम सिस्टम की ही तरह काम करता है। इसके साथ ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहां टेक कंपनीज अपने एप्लीकेशंस डेवलप कर यूजर्स को इंडिपेंडेंटली हेल्प कर सकती हैं। और तो और आज यूपीआई को दूसरे कई इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन से भी फुल सपोर्ट और वैलिडेशन मिला है। फिडेलिटी नेशनल, जो इंटरनेशनल लेवल पे 40 गवर्नमेंट रन पेमेंट सिस्टम्स ट्रैक करता है, उसने यूपीआई को इनोवेशन और कस्टमर वैल्यू के 5 रेटिंग के साथ टॉप स्कोर दिया है। जबकि कंपैरिजन के लिए फिडेलिटी नेशनल ने चाइनीज इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम को केवल 2 रेटिंग दी। इन दोनों सिस्टम्स का कंपैरिजन राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी, स्पीड ऑफ सेटलमेंट और ऐसे कई पैरामीटर्स को ट्रैक करके किया गया है। गूगल और फिडेलिटी नेशनल के अलावा यूपीआई को बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स द्वारा भी प्रेस किया गया है। दोस्तों, यदि एनपीसीआई यूरोनेट बिड म्यांमार में सक्सेसफुल हो जाती है तो ये यूपीआई को यूएई, सिंगापुर और मलेशिया जैसे एशियन मार्केट्स में इंट्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होगा। पोटेंशियली इंडिया यूपीआई के जरिए टेक डिप्लोमेसी को यूज कर कई रीजन्स में इंटर ऑपरेबल पेमेंट नेटवर्क सेटअप कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जर्मनी समेत पूरे यूरोपियन यूनियन ने स्विफ्ट नेटवर्क की तरफ अपनी मिसगिविंग्स व्यक्त की हैं। कारण है यूएस द्वारा इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम्स को डोमिनेट करना। ये मुद्दा ज्यादा उभर के आया था जब डोनाल्ड ट्रंप ने जीसीपीओ से एग्जिट कर ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए थे। दोस्तों, आज स्विफ्ट लगभग $5 ट्रिलियन डेली ट्रांजैक्ट करता है। इंडिया यूपीआई के लिए ऑल्दो स्विफ्ट जैसे इंटरनेशनल जायंट को इमीडिएटली रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन यदि फ्यूचर में टेक डिप्लोमेसी के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे प्रमोट करती है तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में ये किसी रिवॉल्यूशन से कम नहीं होगा। दोस्तों, यूपीआई का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा है जिसे शायद दूसरे देशों द्वारा अपने बिजनेस और पॉलिटिकल लैंडस्केप्स में इंटीग्रेट करने में कठिनाइयां आए। एग्जाम्पल के तौर पे जहां एक और यूएस फेडरल रिजर्व कंपीटिंग पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए बैंक से क्रिटिसिज्म झेल रहा है, वहीं आरबीआई रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम्स ऑपरेट करने में कंफर्टेबल है। इसके अलावा जहां यूपीआई ट्रांजैक्शंस का कोई चार्ज नहीं लेती है, वहीं यूएस के बैंक्स अपने इंटर बैंक ट्रांजैक्शन फीस को गिव अप करने के टोटली अगेंस्ट है। इसके अलावा यूपीआई का स्ट्रक्चर पेमेंट्स के इंटर ऑपरेबिलिटी पे भी एम्फेसाइज करता है। ये ऐसी फीचर है जिसे वर्ल्ड के दूसरे बैंक्स शायद कंफर्टेबली एक्सेप्ट ना करें।
दोस्तों, इंटरऑपरेबिलिटी को सुनिश्चित करते हुए यूपीआई किसी एक बैंक को दूसरे बैंक अकाउंट से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पेमेंट इनिशिएट करने का एक्सेस देता है। इंडिया में इसे बैंक पेमेंट सिस्टम में कॉम्पिटिटिवनेस लाने के लिए इनिशिएट किया गया था, लेकिन इस मॉडल के साथ एक राइवल बैंक को एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर्स के पेमेंट डेटा मिल सकते हैं, जिससे वो उन्हें सर्विसेज ऑफर कर सकता है। दोस्तों, यूपीआई का फॉर्मेशन गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं था। इनफैक्ट 2016 में डीमोनेटाइजेशन एक्सरसाइज करने के बाद यूपीआई एप्लीकेशन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा वाइडली प्रमोट किया गया था। वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज के लिए ऐसी पॉलिटिकल और बिजनेस विल रेप्लिकेट करना मुश्किल होगा, जिससे यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म्स का डेवलपमेंट किया जा सके। लेकिन अल्टीमेटली डिप्लोमेसी के सहारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हॉस्टिलिटीज को शांत कर न्यू आइडियाज को प्रोपेगेट कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, जैक मा, जो भले ही चाइनीज रेगुलेटर्स द्वारा क्रैकडाउन फेस कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा डेवलप किए गए क्यूआर कोड्स का आइडिया इंडिया में भी पेमेंट्स के लिए को ऑप्ट किया गया है। सिमिलरली अकाउंट टू अकाउंट रियल टाइम ट्रांजैक्शन आइडियाज आज यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप जैसे रीजन्स में प्रोमिनेंस गेन कर रहे हैं। इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दोस्तों, लास्ट ईयर ही ये अनुमान लगाया गया था कि आने वाले 1000 डेज के अंदर यूपीआई वीजा और मास्टर कार्ड को ओवरटेक करने वाला है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 18 से फाइनेंशियल ईयर 20 के दौरान यूपीआई ट्रांजैक्शन 13 टाइम्स से ज्यादा बढ़ चुके हैं और इसके इन ट्रांजैक्शंस की वैल्यू 20 टाइम्स से ज्यादा है। लास्ट मंथ काउंट के अनुसार यूपीआई के थ्रू सितंबर के मंथ में 3.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुई, जिनकी वैल्यू 6.5 लाख करोड़ से अधिक थी। दोस्तों, यदि इस प्लेटफॉर्म को इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट किया गया तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये वीजा, मास्टर कार्ड या स्विफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स को आने वाले समय में इंडिया की यूपीआई के लिए एक कड़ी चुनौती देगा। इंडिया 2025 तक खुद को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखता है। कोरोना वायरस पैंडेमिक द्वारा स्लो डाउन के बाद यूपीआई बेस्ड सर्विसेज इस गैप को फुलफिल करने के लिए आइडियल हो सकती हैं। इस डोमेन में वर्ल्ड के दूसरे फाइनेंस टेक जाइंट्स आज इंडिया से काफी पीछे हैं। इस लीप फॉरवर्ड का फायदा उठाकर इंडिया खुद को वर्ल्ड की फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी लीडर बना सकती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी यूपीआई की और कैसे यूपीआई ने इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम को रिवॉल्यूशनराइज किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।